दोस्तों, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी जो 8वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र में पैदा हुए, उन्हें आधुनिक बीजगणित और एल्गोरिदम का जनक माना जाता है। 8वीं सदी की शुरुआत तक मुस्लिम शासकों ने फारसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और बगदाद में व्यापार का केंद्र बनाया था। और वैज्ञानिक अध्ययन उसी समय पर बगदाद में अल मामून नाम का एक मुस्लिम शासक जो था, वो उन्होंने अनुसंधान और विकास के लिए वहाँ एक हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की और उस हाउस ऑफ विजडम में अल ख्वारिज़मी काम करते थे। विदेशी ग्रंथों को अरबी में अनुवाद करने के साथ साथ गणित और विज्ञान का अध्ययन किया। मैं आपको इसलिए यह सब बता रही हूँ क्योंकि अल ख्वारिज़मी ने भारतीय गणितज्ञों की अवधारणाओं और सिद्धांतों का अनुवाद किया था। विशेषकर ब्रह्मपुत्र की अपनी पुस्तकों में और उन सिद्धांतों को और अधिक स्पष्ट करने में अपना योगदान दिया। उनकी पुस्तक जिज अल सिंधिद, जो संस्कृत खगोलीय ग्रंथों का अरबी अनुवाद है, सिंध हिंद शब्द संस्कृत के सिद्धांत शब्द का अपभ्रंश है। जब संस्कृत का यह शब्द अरब में गया, फिर वहां उन्होंने सिद्धांत को सिंधींद कहा और ये किताब जो संस्कृत की किताबों में है, चाहे खगोल विज्ञान हो या गणित, अल मंसूर नाम का एक अरब शासक था, वह इन्हें 7वीं शताब्दी में भारत में लाया था। वास्तव में यह वही था जो संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराने की परंपरा शुरू की गई। अब इससे क्या हुआ, अरब या आप कह सकते हैं कि मुसलमान ईसाइयों से आगे निकलने लगे और यह काल इस्लाम का स्वर्णिम काल जो था वह कहा जाने लगा। इन सिद्धांतों में जो चीजें दी गई थी उनसे उनकी प्रगति होने लगी। इसलिए जब ईसाइयों को लगा कि मुसलमान शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए वो तकनीकी रूप से मजबूत बने, तो ईसाई इन अरबी अनुवादों का अपनी भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया। और फिर हमने देखा कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में यूरोप में भी परिवर्तन होने लगे, जिसे बाद में पुनर्जागरण काल कहा गया। तो जो ज्ञान की गंगा थी उसमें सभी ने नहाया, सभी ने स्नान किया, भारत से निकलकर यूरोप तक प्रवाहित हुई। और जब मध्य पूर्व नहाया तो मध्य पूर्व ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और जब यूरोप ने स्नान किया तो यूरोप ने भारत पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि हर कोई इस स्वर्ण भूमि को जीतना चाहता था। और इस स्वर्णिम भूमि को स्वर्णिम बनाने के पीछे यदि किसी का हाथ है तो वह भारत के गुरुकुल है। ये वे गुरुकुल हैं जिन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया को हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का सिद्धांत दिया। ये वो गुरुकुल हैं जहां यह तय किया जाता था कि शिक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए, आचार और शिक्षा के बीच क्या संबंध होना चाहिए, और शास्त्रार्थ यानी डिबेट कैसे करनी चाहिए। वह कुलपति क्या है, जिसे आज अंग्रेजी में वाइस चांसलर कहते हैं। ये वो गुरुकुल हैं जिन्होंने भारत को दिया है श्री राम, श्री कृष्ण, पाणिनि, पतंजलि, आचार्य चाणक्य, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, बारहमिहिर जैसी प्रतिभाएं, जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में अधिक महाशक्तिशाली बनाया है। तो दोस्तों, जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बनाया। तो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरुकुल कैसे चलता था, दिनचर्या क्या थी, कौन से विषय पढ़ाए जाते थे और भारत को विश्व गुरु बनाने में उसकी क्या भूमिका थी। दोस्तों, हम जानेंगे कि आज के विश्वविद्यालय और विद्यालय गुरुकुल से सीख सकते हैं। अब बिना किसी देरी किए हुए हम वीडियो शुरू कर। दोस्तों, गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का कुल। कुल का अर्थ है परिवार या वंश। जैसे हमने सुना है रघुकुल, तो रघुकुल का क्या है? रघुकुल राजा राम जी की वंशावली है, उनके परिवार की वंशावली है। इसी प्रकार गुरुकुल का मतलब भी यही था, क्योंकि गुरु और शिष्य के रिश्ते को एक परिवार के रूप में देखा जाता था, इसलिए इसे गुरुकुल कहा गया। और इसीलिए गुरुकुल के 3 प्रमुख स्तंभों में पहला स्तंभ है गुरु, दूसरा है शिष्य और तीसरा है आश्रम। इसमें गुरु की क्या भूमिका थी? शिष्यों को आश्रम में रखना गुरु का कार्य था, उन्हें पढ़ाना, उनके शोध में मार्गदर्शन करना, और शिष्य का काम
का काम में मदद करना, आश्रम में गुरु का कार्य और उनके आचरण से सीखना। तो यह थी गुरुकुल की आदिम संरचना। यह कैसे दिखता था, अब देखते हैं कि शिष्यों की दिनचर्या कैसी होती थी। दोस्तों, जब किसी शिष्य को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता था, यज्ञोपवीत संस्कार भी किया जाता था और इस संस्कार के बाद शिष्य ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर गुरु के आश्रम में प्रवेश करता था। इसके बाद दैनिक दिनचर्या में सबसे पहला काम ब्रह्म मुहूर्त में उठना था। फिर यदि आसपास कोई पवित्र नदी हो, विशेष यदि गंगा नदी हो या कोई अन्य नदी हो, तो वहां स्नान किया जाता था। इसके बाद सूर्य नमस्कार किया जाता था। योग के अन्य आसनों का अभ्यास भी किया जाता था। इसके बाद कक्षाएं शुरू होती थी करीब 7 बजे से 7:15 बजे तक और कक्षाएं 11:15 बजे तक चलती थी। 11:15 बजे के बाद शिष्य फिर से भिक्षाटन पर चले जाते थे, जो हम भी करते थे। वहां जो कुछ भी मिलता था उसमें से कुछ हिस्सा खाकर वे थोड़ा आराम कर लेते थे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से दोबारा कक्षाएं शुरू हो जाती, जो कि शाम की पूजा तक जारी रहती थी। प्रसाद ग्रहण कर शिष्य अपने अपने स्थान पर लौट जाते थे। फिर उसके बाद भोजन करने के लिए एकत्र होते थे और फिर उन्हें सोने के लिए भेज दिया जाता था। तो कुल मिलाकर एक रूटीन हुआ करता था और मैंने जो भी क्लासेस की बात की है वो दो बार होती थी। छात्रों के पास समझने, अध्ययन करने और शोध करने के लिए लगभग 18 विषयों का विकल्प। चलिए अब देखते हैं ये कौन से विषय थे और किस तरह का पाठ्यक्रम था और कौन सी किताबों से अध्ययन किया गया था। दोस्तों, आज गुरुकुल का नाम सुनते ही मन में आता है कि कोई पंडित ही होगा या पंडित पूजा पाठ हवन ही सीखा होगा। वहाँ यज्ञ हवन करने के लिए बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर लगभग 18 से 20 विषयों का अध्ययन किया जाता था। वहाँ गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, शिल्प, संगीत, भाषा, चिकित्सा, मार्शल आर्ट, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था और ये सभी विषय वेदों से प्रेरित थे, जिन्हें उपवेद कहा जाता है। प्रत्येक वेद से एक शाखा निकली है, एक उपवेद निकला है। जैसे आप ऋग्वेद को देखें तो उसकी बात करते हैं तो ऋग्वेद से ही आयुर्वेद का उद्भव हुआ है और वहीं से चिकित्सा पद्धतियों का विकास हुआ है। जो चिकित्सकीय ज्ञान है वहीं से आगे बढ़ा है। यदि आप यजुर्वेद की तरफ ध्यान दें या यजुर्वेद की बात करते हैं तो धनुर्वेद वहीं से निकला है, उसे उपवेद भी कहा जाता है। इस धनुर्वेद से ही युद्ध कला और उसके विज्ञान का विकास हुआ है। गंधर्व वेद जो है वह श्याम वेद से निकला है। तो भारतीय शास्त्रीय गायन की कला सहित सभी संगीत सब कुछ उसी उपवेद से शाखाओं का विकास हुआ है। इसके बाद अर्थवेद आता है, जिससे स्थापत्य उपवेद आया है। स्थापत्य उपवेद में वह सारा ज्ञान, वह सारा विशिष्ट ज्ञान है जो कि हमारे मानव जीवन को अनुशासित कर सके, जैसे अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान या आपकी वास्तुकला या मूर्ति कला हो। ये सभी अथर्ववेद से आए हैं। तो हम इन सभी विषयों को देखेंगे, उनके पाठ्यक्रम को भी देखेंगे, यह देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी पुस्तक पढ़ाई गई। ऐसे में सबसे पहले हम देखते हैं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है और चिकित्सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। न केवल उपचारात्मक, लेकिन प्राचीन गुरुकुल सुश्रुत के पाठ्यक्रम में निवारक उपचारों पर भी बहुत जोर दिया गया था। संहिता, चरक संहिता, बेला संहिता या आपकी सारंगधर संहिता हो, इन्हें चिकित्सा के अंतर्गत पढ़ाया जाता था। और फिर जैसे जैसे 7वीं शताब्दी के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में और विकास हुआ, पाठ्यक्रम में अष्टांग निघंटु, सिद्धशास्त्र निघंटु या जैसे कई नई किताबें भी जोड़ी। आपके द्रव्यावली या द्रव्य गुण संग्रह आदि को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। इसके बाद गंधर्व वेद आता है। यह सामवेद का उपवेद है और सभी संगीत शास्त्र उत्पन्न हुए हैं।
यहाँ संगीत रत्नाकर मुख्य ग्रंथ है जो संगीत की शिक्षा के लिए गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। और फिर हमने धनुर्वेद के बारे में बात की जो यजुर्वेद का उपवेद है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ धनुर्वेद, शिव धनुर्वेद और नीति प्रकाशिका जैसी पुस्तकें इस पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन किया गया। फिर के बाद अथर्ववेद से स्थापत्य उपवेद आया जिससे हम अर्थशास्त्र, शिल्प आदि का अध्ययन कर सके। तो इसमें क्या पढ़ाया गया कि सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी वह आचार्य चाणक्य जिन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी। यह अर्थशास्त्र ग्रंथ था। गुरुकुलों में न केवल कूटनीति बल्कि राजनीति, शासन, कला और अर्थशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। तो यह एक बहुत ही विस्तृत पुस्तक है और इसमें बहुत लंबा पाठ्यक्रम भी हुआ करता था। तो यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं जो कि अर्थशास्त्र है, जो कि चाणक्य जी द्वारा लिखी गई थी, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अब आइए गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों की ओर चर्चा करते हैं। दोस्तों, वेदांग पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6 विषय होते थे और इन्हें वेदांग के 6 भाग कहा जाता था। वेदों की रक्षा उन्हीं ने की थी। वेदों की रक्षा का अर्थ है जो वेदों का मूल रूप हो या मूल स्वरूप हो। क्योंकि सर्वप्रथम मौखिक शिक्षा की प्रणाली थी, छात्रों को मौखिक रूप से ही पढ़ाया जाता था, इसलिए उच्चारण के कारण चीजें गलत नहीं होनी चाहिए थी, अन्यथा पीढ़ी दर पीढ़ी ये गलतियां बढ़ती जाती और वेदों का जो स्वरूप है वो विकृत होता जाता। ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण थे और यह निश्चित रूप से बच्चों को सिखाया जाता था। अब ये 6 भाग थे। अगर हम इनकी बात करें तो इनके 6 भाग थे, 6 विषय थे जिसमें शिक्षा सबसे पहले आती थी। शिक्षा में सिखाया गया कि आपके स्वर, व्यंजन, अक्षर, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। बच्चे को इनका सही उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आई छंद। छंद था वह दूसरा विषय था जिसमें आपको काव्यात्मक छंदों के बारे में बताया गया, अर्थात लघु और गुरु की मात्रा क्या है यह सिखाया गया। कितने प्रकार की कविताएं उनके विभिन्न संयोजनों से बनाई जा सकती हैं, यह सभी बताया गया। तीसरा है व्याकरण। इस विषय में आपको संस्कृत व्याकरण सिखाया गया। वाक्यों को सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, संधियां कैसे बनाई जाती हैं, यदि आप शॉर्ट फॉर्मूले बनाना चाहते हैं या छोटे सूत्र बनाना चाहते हैं तो वे कैसे बनेंगे। और इस विषय पर महत्वपूर्ण पुस्तक थी पाणिनि जी के द्वारा अष्टाध्यायी, जहां अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती थी। तो वेदांग के ये 3 विषय हैं। अब चौथा विषय है निरुक्त। क्यों शब्दों के अर्थ वैसे ही हो जाते हैं जैसे उनके अर्थ होते हैं। उसके बाद 5वां विषय था कल्प, और कल्प में वेदों में दिए गए अनुष्ठानों का उनके शुद्धतम रूप में अभ्यास किया गया था। और इसके बाद छठा था ज्योतिष, जहां आपको खगोल विज्ञान और ज्योतिष पर ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि प्राचीन भारत में यह मान्यता थी कि मानव जाति के सभी कार्य ग्रहों की गति पर निर्भर करते हैं। तो ये भी सिखाया गया। तो ये 6 विषय शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और उसके बाद जो अंतिम है वह है आपका ज्योतिष। ये दोनों मिलकर वेदों की रक्षा करते थे और ये कोर्स जो था बहुत ही अच्छा था, ब्रह्मचारी शिष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मैंने वेदांगों और उपवेदों के बारे में बताया। इस प्रकार वेदों और उपनिषदों से अलग वेदांगों और उपवेदों का भी अध्ययन किया जाता था। आगे आपको इतिहास भी पढ़ाया गया, जहां आपको रामायण, महाभारत, भगवद गीता जैसे विषयों का ज्ञान दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि गुरुकुलों में अनेक विषयों का विकल्प होता था। इस कारण से नहीं, गुरुकुलों में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी आकर अध्ययन करते थे। यदि हम आज की आधुनिक शिक्षा को देखते हैं तो वह केवल व्यापार बनकर रह गई है। माता पिता जो हैं उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाई पर कितने लाख खर्च किए, इसलिए भी वे चाहते हैं कि बच्चा जो है वह लाखों का पैकेज मिले उसे। कोचिंग भी जो है वह आपको लाखों का पैकेज दिलाने के लिए लाखों रुपए ले रही है।
कोई भी एक मिनट रुककर ये नहीं सोचना चाहता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में हम रोज 8 घंटे बंद कमरे में कुर्सी से चिपककर पढ़ाई करते हैं और जब हमें एक नौकरी मिलती है तो वहाँ भी हम 8 से 10 घंटे तक एक ही कुर्सी पर चिपके रहते हैं। ना ही हमारी रीढ़ की हड्डी, ना ही हमारे अंदर जीने की इच्छा रह जाती है। आज का युग आधुनिक हो गया है, लेकिन हमें किसी दिन गुरुकुल की अच्छी बातें लानी होंगी। हम पुराने गुरुकुलों को वापस ला सकते हैं। समाज बदल गया है, हम एक आधुनिक दुनिया में रहते हैं और ऐसा दोबारा करना असंभव है, लेकिन हम उन अच्छी चीज़ों को अपने विश्वविद्यालयों और स्कूलों में जरूर लागू कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम छात्रों में अवसाद देखते हैं, चिंता देखते हैं और वैराग्य की समस्याएं देखते हैं। उनमें से इस जीवन को हटाया जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप किस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं यह भी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इन सभी वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।